हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे यूजीसी नेट 2025 को टारगेट करते हुए यूजीसी नेट 2025 को टारगेट करते हुए इतिहास विषय के लिए मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ, मैराथन क्लासेस दे रहा हूँ। मैराथन क्लासेस दे रहा हूँ। मैराथन तो नाम रखा गया है, आपके समझो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट क्लासेस दी जा रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपकी रहने वाली है। जो कि क्या, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपकी होने वाली हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक होने वाली हैं। साथ ही साथ इनमें विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियाँ आपकी दी गई हैं, वो भी कवर की जाएँगी। ठीक है ना? आपको पता है, हम लोग पिछले 4 से 5 क्लास में इकाई बंद पूरा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरे टू द पॉइंट इसको कवर किया है। इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। ये भी हो चुका और ये भी हो चुका। लेकिन अब हमारा जो विषय होने वाला है, इकाई 2, मतलब हम लोग अब यूनिट 2 पे आ जाएँगे। और आपको बता दूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे चुका हूँ। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे चुका हूँ। हमने जो टारगेट रखा है जून 2025 का, भाई जून 2025 तो टारगेट है। लेकिन क्या क्लास कब तक होगी आपका? 20 जून के बाद एग्ज़ाम है। क्या 19 जून तक क्लास होगी? नहीं। क्लास जो आपकी होगी 25 मई तक होगी। 25 मई तक क्लास होंगी। बाद में 25 दिन आपको रिवीजन करने के लिए रहेंगे। इसमें आपके लिए पीवाईक्यू सेशन पूरा रहेगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरे दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यूजीसी नेट की जो आपकी हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, पेपर 2, इसके लिए सारी क्लासेस आपको दी जानी, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, प्लस शब्दावली। जो लास्ट का आपको समय बचेगा आपके लिए, मोस्टली रिवीजन के लिए बचेगा। साथ ही साथ जो पीवाईक्यू को निचोड़ निकलेगा, जो मुझे लगता है कि और चीज़ आपको रह गई है, वो आपको देना है। विशेष से छोटे छोटे टॉपिक बना के देना है, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना के देना है। वो मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? बात समझ आई मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या चल रहा है। जून 2025 का टारगेट किया है, वो भी 25 मई तक हम लोग खत्म कर लेंगे। आपको बस प्रॉपर रिवीजन करने का समय बचेगा। तो आपसे यही आग्रह करूँगा कि आपने यदि पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो थोड़ा देखिएगा। और आपको क्लासेस तो तभी समझ में आएँगी जब इस कंटेंट को पढ़ेंगे। आप कहो कि सर यदि आप कंटेंट सीधा दे दो पढ़ लें, बेटा पीडीएफ तो मैं आपको दे दूँगा, बट कंटेंट मैंने बनाया है। कंटेंट मैंने बनाया है। मुझे पता है इसका यूज़ कैसे करना है। मुझे पता है इसका यूज़ कैसे करना है। इसलिए समझो आपको टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस मैं। आपको गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, आपको पढ़ाने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको याद कराने की ट्रिक्स बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है, पेपर में कैसे ध्यान देना है, किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ें। एक तो आपकी जो कंटिन्यू मैराथन क्लास चल रही है वो देखते जाना है, और पीवाईक्यू आपको देखते जाना है। अब यहाँ पे आपका डाउट है पेपर 1 के लिए क्या करना है? तो देखो, पेपर 1 के लिए आपके लिए पीवाईक्यू सफिशिएंट्स होते हैं। बट बट मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या टेस्ट वर्क या उत्कर्ष क्लासेस, जो भी आपकी विभिन्न क्लासेस यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देती है पेपर 1 की, उनको आप देख लें। एक भरत सर भी चलते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज़ देते हैं बहुत अच्छे से। उनको फॉलो कर लें। ठीक है ना? बट उनका ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट हो जाता है, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको समझ में नहीं आता है। और आपको जीआरएफ चाहिए, तो कम से कम पेपर 1 में आपको 40 प्लस नंबर चाहिए, और यहाँ पे भी आपको सफिशिएंट नंबर चाहिए, पेपर 2 में भी आपको 130 प्लस नंबर, तब जाके आपको जीआरएफ आपका हाथ में लगेगा। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक आपका जो रहेगा, राज्य से साम्राज्य। मतलब हम लोग महाजनपद काल तक पहुँच गए थे। आपको याद होगा लास्ट में हम लोग महाजनपद काल तक पहुँच गए थे। अब महाजनपद काल से हम लोग कैसे मगध काल तक पहुँचे, मगध उत्कर्ष तक पहुँचे, और जाना है कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ है। आपको बता दूँ, यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया है, बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है। एक-एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया है। यदि आप इन पॉइंट्स के बारे में 2-2 3-3 पेज के नोट्स बना लेते हो, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँगे इससे। ठीक है ना? चलो, तो आज का टॉपिक आपका मगध का उदय। मगध का उदय। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, और डेस्टिनी मेकर्स नाम से ग्रुप मिलना है। बता दूँ, जितनी भी क्लासेस, जो भी अपना मोटिवेशन, करंट अफेयर्स, जो भी आपका होता है, सब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। डेस्टिनी मेकर नाम से टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो मगध का उदय। आज का पहला टॉपिक मगध का उदय। देखते क्लास कितनी लंबी जाती है, मैराथन क्लास है। 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है। ठीक है ना? तो बात करते हैं मगध का उदय। आपको याद होगा कि 16 महाजनपदों में से एक मगध थी, जो कि प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बना। जो कि प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पूर्वी शताब्दी, याद रखना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद से मौर्य काल तक बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं स्थान इसका कहाँ पे है? दक्षिणी बिहार अर्थात गंगा घाटी, और राजधानी इसकी राजगृह थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र बनाई जाती है। स्रोत की बात करें, तो
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं पुरातात्विक प्रमाणों से जानकारी मिलती है। यदि बात किया जाए मगध के उत्कर्ष का चरण, मगध कैसे उत्कर्ष किया, कैसे इसकी आरंभिक स्थिति मजबूत थी और जाके मगध साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो प्रारंभ में आप देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। एक सेकंड, मोबाइल साइलेंट करो, फोन आ रहा है सुबह से। एक सेकंड बस। चलो, तो देखते हैं प्रारंभिक स्थिति। मगध शुरुआत में क्या था, मगध एक छोटा महाजनपद था शुरुआत में, जिसकी राजधानी राजगृह थी। जिसकी राजधानी क्या थी, राजगृह की। यदि बात की जाए तो मगध की स्थापना शुरुआत में बृहद्रथ वंश आता है इसमें, बृहद्रथ वंश आता है, बृहद्रथ वंश आता है, जो कि इसका प्रारंभिक शासक होता है और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अब देखो यहाँ पे नाम याद रखना है, आप समझो कि आपको यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में बताऊँ, जिनको आपको बिल्कुल कहानी है तो नहीं, जो आपके यूजी नेट एग्जाम के लिए एवं अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट वही बताऊंगा। आपको बता दूं, आपके आपका इतिहास या कोई भी विषय ऐसा है जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन सभी एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति अलग होती है। यदि आपको आपने यूपीएससी के लिए पढ़ाई की है, जीएस पेपर के लिए, तो आप क्या यूजीसी नेट के लिए दे सकते हो, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यदि आपका ऑप्शनल है तो आप कुछ हद तक यूजीसी नेट आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको मैंने बैंक में इतिहास पढ़ा था, यहाँ पे काम में आएगा, बट यूजली आपके लिए यूजीसी नेट के लिए वो चीज़ नहीं होगी। बात समझना कि हर पेपर की प्रवृत्ति, हर पेपर का पैटर्न, हर पेपर का प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे यूजीसी नेट का अलग तरीका है। जो भी टीचिंग आपके एग्जाम होते हैं वो सारे यूजीसी नेट से प्रभावित होते हैं। इसलिए आपका यूजीसी नेट प्लस जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आपका हर जगह पे काम आएगा, ठीक है ना। मैं कहूँगा यूपीएससी वालों के लिए सुनने में काम आएगा, आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। मत देखना, यूजीसी नेट वाले आप लोग देखते चलो। तो प्रारंभिक स्थिति देखते हैं, मगध एक क्या छोटा महाजनपद था, इसकी राजधानी राजगृह थी। यहाँ पे बृहद्रथ वंश का बृहद्रथ वंश मिलता है और बृहद्रथ इसका प्रारंभिक शासक होता है। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जाके हर्यक वंश की उत्पत्ति होती, बाद में हर्यक वंश मिलता हमें 544 से 413 को ईसा पूर्व, ठीक है ना। जिसमें बिंबिसार दिखता है, जो कि मगध का पहला शासक होता है, जो कि क्या, मगध का पहला शासक होता है। बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए और अपनी शांति व्यवस्था के लिए और अपने साम्राज्य को साकुशल चलाने के लिए कुछ नीतियां अपनाई, जिसमें कि विवाह संबंध भी किया, विवाह संबंध भी किया और विजय अभियान भी चलाए। विवाह संबंध भी किया और विजय अभियान। विवाह संबंध में आप देखते हो, कौशल और वैशाली की राजकुमारी से शादी की। विजय में आपने अंग कर कब्जा किया, अंग महाजनपद आपने पढ़ा होगा, अंग महाजनपद पर कब्जा करता है। प्रशासन की बात करें तो बिंबिसार ने कर संग्रह किया और सेना का संगठन किया। उसी सेना के संगठन के आधार पर क्या किया, अंग जैसे शक्तिशाली महाजनपद को विजय प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, ठीक है ना। बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु की, आपको तो बिंबिसार आपका बुद्ध के समकालीन था, बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, ठीक है ना। अजातशत्रु की बात करें तो कौशल नरेश और वज्जी पर, कौशल और वज्जी पर विजय प्राप्त किया। आपको बता दूं, कौशल और वज्जी आपको दिख रहे हो, वैशाली, वज्जी, कौशल, ये इसके मम्यारे थे। मतलब अजातशत्रु की माँ के, जो अजातशत्रु की माँ की तरफ के रिश्ते थे वहाँ के थे, मतलब ऐसा कहो कि रिश्तेदारी थी। इसने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो कौशल और लिच्छवी संघ पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ राजागिरी की किलेबंदी की और राजागिरी को अपनी राजधानी को मजबूत बनाया। पूछा जाता है कि राजागिरी की किलेबंदी की शुरुआत किसने की थी, अजातशत्रु ने की थी, ठीक है ना। विवाह नीति के माध्यम से बिंबिसार ने विस्तार किया था, ये याद रखना। बुद्ध के परिनिर्माण के समय उसका शासन था, मतलब अजातशत्रु भी बुद्ध का समकालीन माना जाएगा। अजातशत्रु भी आपको क्या, बुद्ध का समकालीन माना जाएगा। उदयन की बात आते हैं, उदयन उदयन की बात आते हैं, जो कि एक नई राजधानी बनाता है, जो कि राजगृह को छोड़कर राजागृह को छोड़कर एक नई राजधानी को प्रस्थान करता है। वो थी पाटलिपुत्र, वो थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में अपने आप में एक रणनीतिक राजधानी हो जाती है, क्योंकि ये गंगा और सोन नदियों के संगम के आसपास बनी होती है। गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर बनी होती है, जो कि प्राकृतिक सुरक्षा का काम करती है, जो कि प्राकृतिक सुरक्षा का काम करती है। आपको बता दूं, राजागृह भी एक प्रकार से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, जो कि प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते हैं, जो कि
प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते थे। उदयन के बाद आप देखोगे शिशुनाग वंश आता है, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है। पहले आता है आपका बृहद्रथ वंश आता है, देखो प्रारंभ में आपको बृहद्रथ वंश आपको देखने को मिलता है। फिर आपको हर्यक वंश एक क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी। फिर आपको शिशुनाग वंश दिखता है, यहाँ पे शिशुनाग महोदय होते हैं जो कि अवंती और वत्स पर विजय प्राप्त करते हैं। आपको बता दूं, अवंती स्वयं में मगध को टक्कर देने वाली इकलौती महाजनपद थी। अवंती स्वयं में मगध को टक्कर देने वाली इकलौती महाजनपद थी, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित थी। ठीक है ना? अभी आपके माइंड में यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आएँगे, चंड प्रद्योति की कहानी कहाँ गई है? अजातशत्रु की कहानी कहाँ गई है कि नहीं? बिंबिसार की कहानी कहाँ गई है? कहानियाँ कहाँ गई? अब वो सारी चीज़ें आपकी धीमे-धीमे आएँगी। यदि आपको अपने स्टडी का, एजुकेशन का पैटर्न पता हो तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन शॉर्ट आपको एक क्लास से जोड़ता हूँ, एक भूमिका बनाता हूँ, रूपरेखा आपको बनाता हूँ, देन जाके छोटे-छोटे टॉपिक आपको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। क्या? छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो आप पेशेंस रखेंगे तब आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। और सिर्फ़ ये बात यूनिट 1 या 2 की ले लेनी है, यूनिट 1 से लेके 10 तक की है। आप समझो आपको कहीं पीडीएफ मिलती होगी, आप पढ़ते होंगे, 300 से 400 पेज की आप एक बुक लेके आते हो, उससे पूरा पढ़ते हो। बट यहाँ पे 1 यूनिट के लिए मैं 300 पेज के नोट्स बना रहा हूँ। अब नोट्स बनाने की कला भी वैज्ञानिक है। क्या यदि आप नोट्स को 1 से 2 बार सुन लेते हो या पढ़ लेते हो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएँगे। क्यों? एक तो आसान भाषा में बनाए गए, दूसरा क्या है कि कई चीज़ को रिपीट किया गया, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको रिपीट किया गया। आप देखना आपको समझ में आएगा कैसे किया गया है। जिसने यूनिट 1 फॉलो किया हो उसको वो चीज़ पता होगी। ठीक है ना? तो अवंती और वत्स पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ मगध का क्षेत्रीय विस्तार किया। बात आती है शिशुनाग वंश में कालाशोक आते हैं एक महोदय, कालाशोक आते हैं जो कि दूसरी बौद्ध संगति का नेतृत्व करते हैं, संरक्षक की भूमिका निभाते हैं दूसरी बौद्ध संगति में, जो कि वैशाली में होती है। वैशाली में होती है, ठीक है? इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। अब बताओ यहाँ पे प्रारंभिक प्रथम बौद्ध संगति आपको आ रही होगी, अजातशत्रु के टाइम पे आती है। अजातशत्रु के टाइम पे आती है, बुद्ध के परिनिर्वाण के समय या उनके बाद। आगे आता है आपका शिशुनाग वंश का नंद वंश। तो आप यहाँ पे देखो, यदि मगध पर वंश पूछा जाए तो आपका पहला बृहद्रथ वंश हो जाएगा, फिर आपका हर्यक वंश हो जाएगा, फिर आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, फिर आपका फिर आपका नंद वंश हो जाएगा, नंद वंश। तो अब महापद्म की बात करते हैं, महापद्म की, जो कि अपने आप को एक छत्र शासक कहता है, एक छत्र शासक कहता है। एक छत्र शासक क्योंकि उसने 9 राज्यों पर कब्ज़ा किया था, 9 राज्यों पर कब्ज़ा किया था, काशी, कौशल, अवंती। तो महापद्मनंद ने अपने समय पर बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया था। अपने समय पर बहुत विस्तार किया था मगध का। इसलिए इसने अपने आप को एक छत्र उपाधि दी थी, एक छत्र शासक। पूछा था एक छत्र शासक कौन है? इसकी विशाल सेना का उल्लेख मिलता है कि इसकी सेना 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ वाले सैनिक थे। आर्थिक समृद्धि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी और साथ ही साथ कृषि का अब जब क्षेत्र विस्तार हुआ, नदी घाटी क्षेत्र में विस्तार, तकनीक का विस्तार होता है, तो यहाँ पे आपको कर और व्यापार में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होती है राज्य की। और पुराणों में इसको सर्व छत्रांतक कहा गया, मतलब क्षत्रियों को वध करने वाला, सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को हरण करने वाला, क्षत्रियों को वध करने वाला। इस बात से आपको पता चलता है कि भारतीय इतिहास में नंद वंश एक ऐसा वंश था जो कि मूलतः क्षत्रिय नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। इन्होंने क्षत्रिय को कार्य किए हैं बट ये क्षत्रिय नहीं थे, ये किसी अन्य जाति के थे। इनकी जाति को लेके विभिन्न जो आपके इतिहासकार विभिन्न बता, कोई लोग इसको शूद्र बोलते हैं कि ये लोग शूद्र थे, कोई लोग इसको वैश्य बताते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आपको याद रखना महापद्मनंद ने एक छत्र और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। कहाँ से जंगल थे? पुराणों से मिलती है। एक घनानंद महोदय आते हैं, अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित था। यहाँ पे आपने कौटिल्य महोदय की कहानी सुनी होगी कि सिकंदर जब भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण करने के लिए उस समय पे यहाँ पे कौटिल्य महोदय तक्षशिला से जाते हैं और दिल्ली में बैठे घनानंद से बात करते हैं कि अंकल अंकल सुन लो बेटा, यहाँ पे हमारे उत्तर पश्चिम सीमा पर एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो पूरा सर्वनाश कर देगा। लेकिन घराना बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जे वो ऐसा वैसा अपनी अकड़ में रहते हैं। तो भाई सबसे विशाल साम्राज्य के मालिक हैं, बहुत विशाल सेना इनके पास है कि नहीं? और नशे में धुत होकर चंद्रगुप्त कौटिल्य का अपमान कर देते हैं, कौटिल्य अपनी चोटी बांध के निकलते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने ब्राह्मण का अपमान किया, मैं तुझे सर्वनाश कर दूंगा। और जाते हैं, चंदू नाम से एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, उनको चंद्रगुप्त मौर्य बना देते हैं। लेकिन आप समझ रहे हो मेंटोर क्या भूमिका निभा सकता है? मेंटोर कंचे खेलने वाले व्यक्ति को राजा बना सकता है। मेंटोर कंचे खेलने वाले व्यक्ति को राजा बना सकता है। माँ चाय वाले व्यक्ति को पीएम बना सकती है।
चलो, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपसे यूजीसी नेट में, पूछा गया है कि नंद वंश के सभी शासकों का क्रम पूछा, क्रोनोलॉजी पूछी। अब कहाँ पे मिलेगी? जो पीवाईक्यू सेशन मैंने कराया था उसमें मिलेगी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये दोनों जो आपको पूरा कंटेंट बनाया गया, पीवाईक्यू आधारित बनाया गया है, पीवाईक्यू आधारित बनाया गया है, बट अट्रैक्टिव बनाने के कुछ पॉइंट ऐसे जो पीवाईक्यू से आपको उठाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको यदि नेट जीआरएफ 2025 जून 2025 देना है, और सिर्फ देना नहीं, आपको जीआरएफ चाहिए है, तो आपको ये दोनों सेशन देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बोलो हम पढ़ लें, तो पढ़ के आप यदि एक्सपर्ट हो तो आप पढ़ के काम चला सकते हो, बट बोलो यदि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इस तरीके से करो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर इनको दोनों सेशन को देखें और रिवाइज करें, ठीक है ना। डेली आपको 4 से 5 घंटे क्लास देखनी होती है, बकाया आपको रिवाइज करना होता है 3 से 4 घंटे, फिर आप अपने जाके किसमें अपने अपनी यूनिवर्सिटी पे या किसी भी पेपर वन के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मौर्य काल में चरम, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मगध को साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मगध को साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट किया, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य विस्तार किया। इसकी जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, साथ ही साथ कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। तो मेगास्थनीज का इंडिका, मैं आप बुक का नाम आ रहा है आपको, ठीक है। मगध के उदय के कारण क्या थे? मगध साम्राज्य का उदय कारण क्या था? तो ये मगध ही क्यों एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ? अवंती या अन्य राज्य अंग, कौशल, वत्स, लिच्छविगढ़ राज्य इत्यादि ये चीजें क्यों विशाल साम्राज्य के रूप में गठित नहीं हो सकी? यहाँ पे पूछा जाता है मगध के उदय के कारण। तो आपसे पूछे भौगोलिक लाभ, भौगोलिक लाभ क्या था? भैया गंगा और सोन जैसी नदियां यहाँ पे थी, जो कि उपजाऊ भूमि का काम करती थी और व्यापार मार्ग देती थी, साथ ही साथ राजधानियों को राजधानियों को सुरक्षा देती थी। अब मुझे नहीं बताना कि व्यापार मार्ग के क्या लाभ है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आप पीएचडी होल्डर बनने जा रहे हो, तो व्यापारिक मार्ग होगा, आप खुद समझ सकते हो। यदि कहीं बनाया जाता है व्यापारिक मार्ग, तो सेना के लिए आने जाने के लिए, व्यापारियों को आने जाने के लिए, व्यक्तियों को आने जाने के लिए, नैतिक संबंध बनाने के लिए, गुप्तचरों को आने जाने के लिए, ठीक है ना। शब्द रख दिया व्यापारिक मार्ग, मतलब मुद्दा है पे मार्ग का, ठीक है। जंगल और खनिज यहाँ पे बहुत मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे लोहे मिलता था और सारे लकड़ी के उपकरण मिलते थे, जो कि सुरक्षा दीवारी और रथ इत्यादि बनाने में काम करते थे। कौशाम्बी से आपको लोहे अवशेष मिले आपको। लोहे प्रौद्योगिकी, दूसरा कारण क्या था? लोहे प्रौद्योगिकी, हथियार और कृषि उपकरण। लोहे की जब प्रौद्योगिकी आई, तकनीकी आई, तो इससे हथियार बनाने का उपयोग किया गया, जिससे कि राजा को और सैन्य मजबूती मिली, और कृषि उपकरण मिला, जिससे कि व्यापार सॉरी उत्पादन अधिशेष में बढ़ावा मिला। कई क्षेत्र में आपको लोहे का हल मिलता है, कई क्षेत्र में आपको लोहे का हल मिलता है। कृषि अधिशेष की बात करें, यदि हम लोग कृषि अधिशेष की बात करें, तो धान की खेती और कर संग्रह का आधार, धान की खेती और कर संग्रह का आधार बढ़ा, ठीक है ना, आधार बढ़ा, ठीक है ना, कि भाई कृषि अधिशेष उत्पादन होने लगा। बौद्ध ग्रंथों में गहपति उल्लेख मिलता है। गहपति आप कल से पढ़ते आ रहे हो, गहपति क्या होता है? रणनीतिक नीति, विवाह, विजय और कूटनीति के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से क्या किया? कूटनीति के माध्यम से क्या किया? मगध के जो शासक रहे हैं, मगध महाजनपद के जो शासक रहे हैं, उन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। आप देखते हो बिंबिसार ने विवाह के साथ साथ विजय की नीति भी अपनाई थी। वहीं अजातशत्रु ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से किलेबंदी की और सेना का विस्तार करके सैन्य अभियान चलाए और राज्य विस्तार किया। मतलब हमें क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति के शासक वर्ग भी मिले हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के शासक वर्ग भी मिले हैं, जो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा से प्रेरित थे। वही बात करें शहरीकरण की, तो राजगृह पाटलिपुत्र व्यापार और प्रशासन केंद्र के रूप में विकसित होने के साथ साथ एक शहरी केंद्र भी बन चुके थे, ठीक है ना। एनपीडब्ल्यू मृदवान न्यास से पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, कुछ मैंने आपको कारण बताया मगध को देखे। यदि कुछ ऐसा कारण आता है जो इसमें नहीं लिखा, तो आप कॉमन सेंस से ला सकते हो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक कारण बनता है कि वैदिक धर्म से दूरी। आपको खुद दिखता है मगध के जितने शासक हुए, कहीं ना बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे हैं। जैसे अजातशत्रु हुआ, कालाशोक हुआ, बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे, जैन धर्म से प्रभावित रहे। यहाँ पे वैदिक कर्मकांड से दूरी रही है, वैदिक कर्मकांडों से दूरी रही है। जब कर्मकांडों से दूरी रहेगी, तो लोग वह क्या करेंगे? अपने जीवन को विकास में योगदान देंगे। प्रभाव की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव, मगध का प्रभुत्व मौर्य साम्राज्य की नींव, मगध का प्रभुत्व बढ़ता है और मौर्य साम्राज्य की नींव डलती है। चंद्रगुप्त गौर्य इसका विस्तार करता है। आर्थिक बात करें, आर्थिक तो व्यापार और कर से समृद्धि होती है। प्रारंभ में सिक्के देखने को मिलते हैं, कसारपण। बताओ कसारपण किसके सिक्के थे? सोने, चांदी, तांबे। पढ़ चुके हो 5-6 बार। तक्षशिला से सिक्के मिलते हैं। सामाजिक, शहरी वर्ग अर्थात श्रेष्ठी वर्ग का उदय होता है, श्रेष्ठी यानी श्रेणी का उदय होता है, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था पर इसका प्रभाव आपको पड़ता है। वर्ण व्यवस्था नरम होती है, ना कि कठोर, ठीक है ना। आपको पता है इसी शहरी वर्ग ने, इसी मध्यम वर्ग ने आगे जाके बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सहयोग दिया था।
धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण, बिम्बिसार ने मिला, अर्थात वैदिक ब्राह्मण कर्मकांड से दूर। जानकारी अशोक के शिलालेख से ही मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या प्रभाव पड़ा है इससे, ठीक है ना। कुछ पुरातत्व यहाँ पे मिले थे। साइक्लोपियन दीवार आपसे पूछा जाता है, साइक्लोपियन दीवार कहाँ पाई गई है? तो राजगृह के जो किलेबंदी की थी, किसने की थी? अजातशत्रु ने। उसको हम लोग साइक्लोपियन दीवार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में आपको किले मिलते हैं, लकड़ी की संरचना मिलती है, मिट्टी की दीवार मिलती है। एनपीडब्ल्यू शहरी का संकेंद्रण बताते हैं, ठीक है। महत्व की बात करें तो मगध प्राचीन भारत की केंद्रीकृत शक्ति के रूप में उभरा और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, दूसरा टॉपिक आपका सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण। हम लोग क्या सिकंदर के आक्रमण पे आ गए थे? सिकंदर का आक्रमण शुरू करना है। दुख भी अपने सुख भी अपने, यहाँ पे, ठीक है ना। सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, ठीक है ना। बात करें सिकंदर के यूनानी आक्रमण की, तो सिकंदर कौन था? मैसेडोनिया का शासक था, जो कि विश्व विजेता बनने की उम्मीद से आक्रमण करते हुए देश में निकला। काल थे 326 ईसा पूर्व की बात करते हैं, जब महाजनपद काल का अंत होता है। और मौर्य काल के पहले की बात है, मतलब संक्रमण काल मान लो, महाजनपद काल का अंत यहाँ से हो जाता है और मौर्य काल की शुरुआत होती है। क्षेत्र बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु और पंजाब क्षेत्र पर इसमें आक्रमण करने का प्रयास किया। इसके जो स्रोत है, यूनानी इतिहासकार अरियन, प्लूटार्क, कर्टिसस, ये तीनों व्यक्ति इसके साथ आए हुए थे। अरियन, प्लूटार्क और कर्टिसियस, ये तीनों व्यक्ति इसके साथ आए हुए थे। होटल का अर्थशास्त्र भी इसकी जानकारी देता है, होटल का अर्थशास्त्र की जानकारी। पीवाईक्यू आपका ऐसे पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति सिकंदर के साथ आए हुए थे? अर्नियन, प्लूटार्क और कर्टिसियस। सिकंदर की बात करें, तो सिकंदर कभी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सिकंदर उसका उद्देश्य क्या था? फारसी साम्राज्य अर्थात अखमनी साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य के हराने के बाद भारत पर आक्रमण करना। और समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। फिर उसने भारत को हिंदूकुश, जो आपका पर्वत है हिंदूकुश दर्रा है, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी है, जो इसको पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। प्रमाण है इसका क्या? जो आर्यन का एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, जो बुक का नाम पूछा गया है, एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर किसकी? आर्यन की है। इसकी बुक है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, एरियन की। जो कौन आया था? एरियन किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ आया था, ठीक है ना। प्रमुख की बात करें तो हाइपेडिस का युद्ध था, पूछा गया है। हाइडे स्पीस हाइडे स्पीसीज का युद्ध होता है, ठीक है ना, 326 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे? झेलम नदी के पास में, जिसको हम बितास्ता के नाम से जानते हैं, पंजाब में होता है, ठीक है ना। प्रतिद्वंदी कौन थे? पोरस, जो कि पोरस पौरव राजा था, पोरस। आपको याद होगा झेलम का युद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, पोरस का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपेडिस का युद्ध भी बोलते हैं, नाम याद रखना। परिणाम क्या हुआ? सिकंदर की जीत हुई थी, पर पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया गया था। यहाँ पे कहानी क्या है कि पोरस जो था, इसका पोरस का वैभव देखकर, मतलब इसका कॉन्फिडेंस देखकर, इसका विश्वास देखकर, इसकी वीरता देखकर जब पोरस इसके अधीन आ गया, तो इसके सेनापति ने पोरस की गर्दन पे तलवार रखी हुई थी और सिकंदर पूछता कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो पोरस बोलता है, जनाब, वही व्यवहार किया जाए जो एक क्षत्रिय के साथ होता है, एक वीर सेनानी के साथ होता है। इस बात से प्रसन्न होकर पोरस को इसे माफ कर दिया था, ठीक है ना। इसकी जानकारी यूनानी स्रोतों से प्राप्त होती है। अभियान की सीमा बात करें तो व्यास नदी, व्यास पूरस व्यास नदी तक पहुंचता है, लेकिन अब जब व्यास, जिसको हम हाइपेसिस बोलते हैं, हाइपेसिस, ये हाइपे स्पीसीज है, ध्यान रखना। ये हाइडे स्पीसीज है, ये यूनानी भाषा में व्यास को, ये व्यास व्यास नहीं, व्यास लिखा है, तो हाइपेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे आपकी सेना पहुंचती है सिकंदर की, तो उसको यहाँ पे इतिहासकार कई बात की कहानियां बताते हैं। कई लोग बताते हैं उसको घनानंद की, यानी कि जो नंद वंश था, घनानंद, इसकी सैन्य शक्ति का अंदाजा था इन लोगों को, तो सैन्य शक्ति से डर गए थे। लेकिन बात इस वक्त यहाँ पे कहा था कि भाई सेनानी तो थकान और आगे बढ़ने से इनकार, भाई बहुत दिन से परिवार से दूर है, थक जाते हैं, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर को झुकना पड़ा, सिकंदर वापस जाता है। जानकारी कहाँ से? प्लूटार्क के विवरण से मिलती है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको जब यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ या किसी टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपने क्या किया होगा? आपने एमए इसी सब्जेक्ट में किया होगा, इसलिए आपको ये सारी बकवास कहानियाँ पता होंगी जो आपके यहाँ पे काम की नहीं है। आपको बता के समय बर्बाद नहीं करूँगा। दूसरा, यदि आप टीचिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आपने डीएड या बीएड ही आपने किया होगा, तो वहाँ पे भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इतिहास के बारे में, ठीक है ना। आपने बीए भी की होगी इससे। चलो,
वापसी की बात करते हैं, 325 ईसा पूर्व में सिंधु नदी से मकरान होते हुए वो वापस लौटा। मकरान, सिंधु नदी से मकरान तट होते हुए वापस लौटा। सेना का वजन निराकस। अब पूछा जाता है कि कौन सा सेनापति जलमार्ग से गया था और कौन सा सेनापति स्थल मार्ग से। तो निराकस को इस इससे जलमार्ग से भेजता है और जलमार्ग की खोज होती है। इस मामले से क्या, इससे क्या होती है, आपको जलमार्ग की खोज आती है, ठीक है। तो नियारकस को नौसेना का सेनापति नियुक्त करके भेजता था। नियारकस को जलमार्ग से वापस भेजता है और सिकंदर स्वयं स्थल मार्ग से जाता है। कहाँ से? अरियन ने वापसी का उल्लेख किया है, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र शासक, तो उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित हुआ। उत्तर पश्चिम भारत जब प्रभावित हुआ तो वहाँ पर गंधार शैली का आए। तक्षशिला था शिक्षा के अंदर बिना युद्ध की आत्मसमर्पण कर दिया था गंधार ने, ठीक है ना। पंजाब की बात करें, पंजाब में पोरस और अन्य छोटे गणराज्य थे, तो हमने पोरस की कहानी पढ़ी ली है। सिंधु क्षेत्र में स्थानीय शासकों पर कब्जा था। सिंधु क्षेत्र में स्थानीय शासकों पर कब्जा था। आपको बता दूं, जब गंधार ने बिना युद्ध किए समर्पित कर दिया था, तो आपको बता दूं यहीं पे एक कहानी आती है तक्षशिला की, जो कि कौटिल्य यहाँ पे शिक्षक था, और चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे कहानी आती है। और ऐसा बताया जाता है कि कौटिल्य ने एक चालाकी चली, कौटिल्य ने चालाकी चली और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य एक समझौता करवाया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की दिल्ली सल्तनत, सॉरी, जो कि मगध साम्राज्य थी, मगध साम्राज्य के शासक के रूप में प्रेजेंट किया। मगध साम्राज्य के शासक के रूप में प्रेजेंट किया और कहा कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप इतनी बड़ी सेना के सेनापति से बात कर रहे हो, सिकंदर से कहा, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य समझौता हो गया। तो यहाँ पे आत्मसमर्पण पर शब्द गलत हो जाएगा, ये समझौता यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है ना। प्रमाण तक्षशिला के सिक्कों से मिलता है, ठीक है ना। सिंधु क्षेत्र में स्थानीय शासकों पर कब्जा हो गया। मगध पर प्रभाव क्या हुआ? तो मगध पर प्रभाव क्या हुआ कि सिकंदर मगध अर्थात नंद वंश तक नहीं पहुंच सका। नंद वंश का शासक घनानंद की विशाल सेना से उसे भय था। प्रमाण यूनानी स्रोतों में नंद सेना का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और आगे जाके क्या हुआ भाई, अब चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ने का मौका मिला और जाके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं? राजनीतिक प्रभाव क्या होती है? कमजोर गणराज्य। अब देखना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कमजोर गणराज्य हो जाते हैं, अस्थिरता हो जाती है, तो कौटिल्य यहाँ पे भी चालाकी चलते हैं, कौटिल्य यहाँ पे भी चालाकी चलते हैं और मगध साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिपति को बताते हुए जितने भी आसपास के छोटे साम्राज्य थे, इन सबसे क्या करते हैं, संधियां करते हैं और सबके सैन्य सहयोग लेते हैं घनानंद के खिलाफ। सबका सैन्य सहयोग लेते हैं घनानंद के खिलाफ, ठीक है। एक कहानी आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी। कमजोर गणराज्य की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में अस्थिरता देखने को मिलती है और मौर्य विस्तार की, तो मौर्य विस्तार की राह मिली, मिली कि नहीं, मौर्य साम्राज्य के विस्तार की राह मिली, ठीक है ना। प्रमाण, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। सिकंदर के गवर्नर सेलूकस छोड़े गए बाद में, सेलूकस बाद में पराजित, ठीक है। तो जो सिकंदर का गवर्नर था इस क्षेत्र में, जो कि सिकंदर गवर्नर सेलूकस था, छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्षेत्र को तुम संभालो, उसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। आपको याद होगा सेलूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह भी करता है, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं ना, यूनानी शासक सेलूकस और निकेटर, तो इसी का एक क्या होता है, सेलूकस निकेटर का राजदूत भी भारत में। क्या नाम उसका बताओ, क्या नाम था? मेगस्थनीज नाम था, क्या नाम था? आर्थिक बात करें, व्यापार मार्ग, भारत और पश्चिम यूनान और फारस के बीच संपर्क बढ़े, नए व्यापार के मार्ग की खोज हुई। सिक्के, यूनानी प्रभाव वाले सिक्के भारत में देखे गए, तक्षशिला में यूनानी सिक्के मिलते हैं। संस्कृति की बात करें, गंधार कला, यूनानी और भारतीय शैली के मिश्रण के बाद एक नई शैली की जन्म हुई, इसको हम गंधार कला के नाम से जानते हैं। यूनानी और भारतीय शैली के मिश्रण के बाद एक मूर्ति कला की नई शैली का उत्पन्न हुआ, जो गंधार कला के नाम से है। ज्ञान, यूनानी इतिहासकारों को भारतीय ज्ञान के बारे में पता चला, यहीं से पता चलता है कि यह ज्ञान अरब लोगों के पास जाता है बाद में जाके, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिकासिस का प्रमाण मिलता है। सैन्य की बात करें तो भारतीय शासकों ने यूनानी रणनीति सीखी, ठीक है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैन्य संदर्भ जो दिया गया है, कहीं ना कहीं वो यूनानी से प्रभावित है, ठीक है ना। तो भारतीय शासकों ने क्या किया, यूनानी रणनीति सीखी, ठीक है। सिकंदर की वापसी 325 ईसा पूर्व में मकरान रेगिस्तान में हुई थी। आपके माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा भाई 326 में से आक्रमण किया था, 325 में कैसे वापस जा रहे हैं? ईसा पूर्व चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट चल रहा है। आपको पता होगा जीरो, यदि मान लो ईसा का 0 वर्ष है, तो यहाँ पे उल्टी गिनती चलती है और यहाँ पे सीधी गिनती चलती है, ठीक है ना। प्रमाण, कर्टियस का विवरण मिलता है। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, 32 वर्ष की आयु में। ये अपने माँ तक घर भी नहीं पहुंच पाया था, कुछ बीमारी इसको हो गई थी, तो अपने राजवैद्य से कहता है कि मुझे घर ले जाओ। तो राजवैद्य कहता बेटा आपके घर जाने लायक हालत नहीं है। वो कहता मेरी माँ को यहाँ पे ले आओ, मतलब मेरी तुम्हारी माँ को यहाँ पे लाने की हालत नहीं है कि नहीं। तो ऐसी बात यहाँ पे आती है और इन्हीं बातों के बीच एक मुद्दा और आता है। क्या मुद्दा आता है? सिकंदर बोलता भैया हम जब जा नहीं सकते, हमारी माँ यहाँ नहीं आ सकती है, फिर मैं क्या करूँ?
इसलिए बोलता कि हे, जब भी मैं मरूँ तो मुझे जनाजे पहले मेरे हाथ खुले छोड़ना, हाथ सबको दिखना चाहिए कि जो विश्व विजय के लिए निकला था एक सम्राट, वो भी अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। आपको बता दूँ, जब आपके अंदर क्रूरता, प्रेम आपको थोड़ा यहाँ पे डसने वाला हूँ मैं। बोलते हैं ना, आपके अंदर भगवान, आपको अपनी आत्मा से प्रेम, आपको सत्य का ज्ञान कब होता है? जिस दिन आपको सत्य का ज्ञान होगा, आप वो सुखी रह जाओगे। सत्य का ज्ञान कब होता है? या तो जब आपने बहुत सारी मुसीबतें झेली हों, या आपने सारे सुख झेल लिए हों, या आपने कभी प्रेम किया हो, अखंड वाला प्रेम किया हो, कभी आपको झटके मिले हों, तो धोखे मिले हों बार-बार। सत्य का ज्ञान इंसान को इन्हीं यदि इन इनका अनुभव यदि व्यक्ति अच्छे से ले लेता है, तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। अब कोई बोले कि जिसके पास मुसीबत है, बोले रुपए आना चाहिए तब जाके ये होगा, तो वो आप आर्गुमेंट कर रहे हो, वो आपके पास क्या आर्गुमेंट है? वो तर्क नहीं है, कुतर्क है। आप यदि तर्कवाद के साथ चलते हो, तो आप किसी भी परिस्थिति को यदि समझते हो ना, किसी भी परिस्थिति जिस परिस्थिति में आप समझते हो ना, उस परिस्थिति को समझते हो ना, जिस परिस्थिति में आप रहते हो, आप उस परिस्थिति को समझते हो, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। सत्य का ज्ञान मिलना है ईश्वर, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है ना? प्रेम करके देखो, बोलते हैं ना, अब उनको कई रूप दे दिए हमने कि भगवान से प्रेम करना, राधा रानी से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना, भक्ति सा का, सूफी सा का, उनको कई रूप दे दिए हमने प्रेम के। क्या? हमने कई रूप दे दिए। रूप देने से बेटर क्या भैया? रूप नहीं माँग रहा है यहाँ पे प्रेम, यहाँ पे रूप नहीं माँग रहा है। यहाँ पे प्रेम क्या माँग रहा है? सत्य माँग रहा है। सत्य की खोज कैसे होती है? तो आप तर्क की बात पे काम करते हो, ठीक है ना? आध्यात्मिक पुराण की बात करते हैं, तो तक्षशिला में यूनानी सिक्के मिले हैं। हाइपेरिडिस का युद्ध कब हुआ था? याद रखो। यूनानी शैली की मूर्तियाँ मिल रही हैं। सिकंदर प्रभाव भारत पर सीधा शासन नहीं किया, बट अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। सिकंदर की वापसी के बाद मगध को अवसर मिला और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य विस्तार। परिचय की बात करें तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। प्राचीन का पहला विशाल साम्राज्य था। समय पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें हम लोग, तो 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। संस्थापक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। सहायक में कौटिल्य, जो कि चाणक्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र मगध, राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र मगध थी। स्रोत की बात करें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको देखने को मिले यहाँ पे। महर्षि की इनका मिलेगी, अशोक की शिलालेख मिलेंगे, पुराण इत्यादि से आपको इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना? याद रखना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सहायक कौन था? मंत्री कौन था? चाणक्य था। एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे एक आपको सीख मिलेगी। जो रणनीतिकार होता है ना, कभी गद्दी पे नहीं बैठेगा। जो प्रमुख रणनीतिकार होगा, वो कभी गद्दी पे नहीं बैठेगा। यदि आपके आईएएस की आप तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आपको एग्जाम देना है, या आप यूजीसी नेट के बाद प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, है कि नहीं? तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको लगता है आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप पीएम या सीएम क्यों नहीं बन जाते? बोलना बेटा, पीएम और सीएम का चुनाव होता है, और रणनीतिकार हमेशा एक होता है। आप देख सकते हो, कौटिल्य, कौटिल्य एक प्रमुख रणनीतिकार था जिसने चुनाव किया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो भले ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया हो, लेकिन चाबुक किसके हाथ में थी? कौटिल्य के हाथ में। बात का ध्यान देना, इसलिए जो रणनीतिकार होता है वो अपना अपनी स्किल खुद बढ़ाता है, और रणनीतिकार दूसरे को गद्दी पे बैठाता है। कभी गद्दी पे नहीं बैठता, खुद फेस नहीं बनता है। ये ध्यान रखो, क्योंकि यदि किसी एक ने झटका दिया तो दूसरे को हम बदल सकते हैं, लेकिन रणनीतिकार हमेशा एक ही रहेगा। मौर्य विस्तार के चरण क्या थे? शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य भैया आते हैं 321। अब यहाँ पे थोड़ा डेट्स याद रखो या ना रखो, क्रम याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रख लेना यहाँ से। यहाँ पे प्रमुख प्रमुख शासकों की क्रोनोलॉजी आपको दी गई है। आपको विशेष चाहिए तो आप पीवाई की सेशन वहाँ पे आपको विशेष क्रोनोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का अंत होता है, धनानंद को हराया जाता है, मगध पर कब्जा किया जाता है। नंद को हराया जाता है, मगध पर कब्जा किया जाता है। पुराणों में नंद पर विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है ना? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। उत्तर पश्चिम, सिकंदर के गवर्नर, सबसे पहले सिकंदर गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 ईसा पूर्व में। और क्षेत्र गंधार कावल हेरात पर क्या? गंधार कावल हेरात पर कब्जा किया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी तथा पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया, और क्षेत्र भी अपने दिए। जानकारी मैगजीन्स की विवरण से मिलती है। बात की है दक्षिण भारत की, कर्नाटक तक श्रवणबेलगोला तक, कर्नाटक तक श्रवणबेलगोला तक चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है कि वहाँ पर वो उसका राज्य विस्तार था। अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है आपको? आपको याद होगा, शासन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है,
और संलेखना प्रवृत्ति से समाधि प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत जाता है, जो कि श्रवण बेलगोला जाता है। आपको पता है श्रवण बेलगोला भी फिलहाल में बाहुबली भगवान की प्रतिमा के लिए फेमस। क्षेत्र की बात करें सिंधु से बंगाल तक और हिमालय से दक्कन तक, सिंधु से लेकर बंगाल तक, अटक से लेकर अटक नहीं पहुंचे, सिंधु से बंगाल तक और हिमालय से दक्कन तक साम्राज्य विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य, तो जिसमें कौटिल्य की दम पर, कौटिल्य चाणक्य की दम पर, ठीक है। बिंदुसार की बात आती है तो बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्रघात, शत्रुहंता। नाम क्या था? अमित्रघात, शत्रुहंता। अच्छा, सर्व छंत्रांतक किसकी उपाधि थी? सर्व छंत्रांतक किसकी उपाधि थी? चलो, तो बिंदुसार ने विस्तार किया, दक्कन पर नियंत्रण मजबूत किया, विद्रोह दमन किया। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो पूछा जाता है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था किसके टाइम पे? तक्षशिला में विद्रोह किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे हुआ था। प्रमाण बात करें तो तारानाथ एक तिब्बती यात्री था जिसके ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा तारानाथ तिब्बती यात्री किसके समय पे यात्रा करने आए थे भारत में? बिंदुसार के समय। किसके समय पे? बिंदुसार के समय पे आए थे, ठीक है ना। संपर्क मिस्र, टॉलमी, यहाँ पे मिस्र यात्री टॉलमी भी आए थे, जैसे संपर्क मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का रखरखाव किया इसने, ठीक है ना। टॉलमी किसके टाइम पे, इसके बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफी का है। किसके टाइम पे आया था? बिंदुसार के टाइम पे। तारानाथ किसके टाइम पे आया था? बिंदुसार के टाइम पे। अशोक की बात करते हैं, प्रारंभिक विजय मिलती है अशोक की, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, बताओ शासन के कितने वर्ष, शासन के कितने वर्ष में, शासन के कितनेवें वर्ष में, कितनेवें वर्ष में इसने क्या किया था? कलिंग युद्ध पर विजय की थी। और कौन से शिलालेख अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो आपको देखा है शिलालेख नंबर 13 से कलिंग का वर्णन मिलता है। शासन के कितने, 8वें वर्ष में या 13वें वर्ष में, कब इसने कलिंग पर आक्रमण किया था? जल्दी बताओ। स्थान उड़ीसा में। परिणाम के बारी नरसंहार हुआ था, इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसने क्या किया? हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और धम्म की नीति चलाई, अशोक की धम्म की नीति चलाई, ठीक है ना। तो अशोक ने धम्म विजय की पॉलिसी अपनाई, अगर सैन्य विजय के बजाय धार्मिक विस्तार पर ध्यान दिया। खेत की बात करें श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में ये चीज देखने को मिलती है। प्रमाण की बात करें शिलालेख और श्रीलंका ग्रंथ महावंश से जानकारी मिलती है। क्या? शिलालेख, शिलालेख और कहाँ से? शिलालेख और कहाँ से? शिलालेखों से जानकारी मिलती है। श्रीलंका के ग्रंथ महावंश जो कि बौद्ध ग्रंथ, इससे जानकारी मिलती है। अशोक के धम्म विजय, हिंदू कुश से बंगाल तक और मध्य भारत से दक्षिण भारत तक, मैसूर तक अशोक ने साम्राज्य विस्तार किया। मौर्य विस्तार के कारण क्या थे? मौर्य विस्तार के कारण क्या थे? तो मगध के कारण थे ना, कि मगध इतना संपन्न किया, वही कहीं ना कहीं मौर्य विस्तार के कारण थे। जैसे कि विशाल सेना, सैन्य शक्ति, विशाल सेना 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। अर्थशास्त्र में सेना की जानकारी मिलती है, कहाँ से? अर्थशास्त्र में। और बेटा पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में सेना की जानकारी जब मिलती है, घुड़सवार कितने थे, पैदल यात्री कितने थे और हाथी कितने? 6 लाख, 30,000 और 9,000, ठीक है। कौटिल्य की नीति, तो कौटिल्य की नीति की वजह से भी साम्राज्य विस्तार हुआ। जैसे कूटनीति, जासूसी संधि, साम दाम दंड भेद। साम मतलब सैन्य, दाम मतलब कि रुपया, दंड मतलब कि पनिशमेंट, भेद मतलब कि कूट करो राज करो, कूट डालो राज करो। अर्थशास्त्र की रणनीति, मगध की विरासत, उपजाऊ भूमि, लोही संसाधन, शहरी आधार पहले से यहाँ पे बना हुआ था, जो कि मगध को एक विरासत के रूप में मिले थे, ठीक है ना। मगध मगध पहले से ही वीर लोगों की भूमि रहा है। सिकंदर के बाद अस्थिरता, उत्तर पश्चिम में कमजोर गणराज्य बने, तेलुगस की हार हुई। आर्थिक संसाधन, कर, व्यापार और खनिज में वृद्धि थी यहाँ पे, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा भी की है, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र आप देखो तो उत्तर में आप देखोगे हिंदू कुश से लेकर कश्मीर तक आपको देखने मिलते हैं, पश्चिम में काबुल से लेकर बलूचिस्तान तक देखने मिलते हैं, पूर्व में आपको बंगाल से लेकर असम तक देखने को मिलेंगे, और मध्य में आपको गंगा घाटी मालवा क्षेत्र में और दक्षिण में मैसूर और कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे मौर्य साम्राज्य। प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अशोक के शिलालेख, गिरनार और कालसी अभिलेख। मतलब कि अशोक के शिलालेख जहाँ जहाँ से मिलते हैं हम अनुमान लगाते हैं अशोक के साम्राज्य का विस्तार वहाँ वहाँ तक रहा होगा। प्रभावित करें हम लोग, प्रभावित करें तो राजनीतिक प्रभाव क्या था भैया? केंद्रीकृत शासन, पहला विशाल साम्राज्य आपको देखने को मिलता है जहाँ पे एक केंद्रीकृत शासन मिलता है, और अशोक की शिलालेख इस बात का प्रमाण है, केंद्रीय शासन था। आर्थिककरण, व्यापार मार्ग, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, भैया आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? दक्षिणापथ और उत्तरापथ का विकास। अब बताओ, अटक से कटक उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहाँ से कहाँ तक जाता था?
कटक से कटक उत्तरापथ जाता था, दक्षिण पथ कहाँ से जाता था? और इनमें से पूछो किस पर आपका उज्जैन बसा हुआ था? दक्षिणापथ पर उज्जैन किस पर बसा हुआ था? उज्जैन दक्षिणापथ पर। सिक्के और बाजार के पैसे बनते हैं 100 पारा के सिक्के मिलते हैं 100 पारा से। सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, और वर्ण व्यवस्था क्या हुई? लचीली हुई। वर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, वर्ण व्यवस्था लचीली हुई। अशोक की धम्म की नीति भी देखने को मिली। शिलालेख में समानता देखने को मिलती है। शिलालेख में बोलते हैं भैया सभी का सम्मान करना चाहिए, समानता करनी चाहिए। धार्मिक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। क्या प्रभाव हुआ यहाँ पे? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। आदित्य श्रीलंका और म्यांमार क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। आपको कल हम लोग चारों संगति हम लोग पढ़ चुके हैं। चारों बौद्ध संगति हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हुआ? सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अभी वो बार बार चीजें रिपीट हो रही है। तीसरी बौद्ध संगति का क्या हुआ? यहाँ पे आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। किसके टाइम पे? अशोक के टाइम। संस्कृति की बात करें तो स्थापत्य में स्तूप और शिलालेख की शुरुआत हुई। सांचे के स्तूप देख सकते हो, और लोग शिलालेख देख सकते हो। पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो पाटलिपुत्र, लकड़ी की संरचना, किलेबंदी, शिलालेख, अशोक की शिलालेख, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के चिन्हित सिक्के, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत का एकीकरण और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। धम्म में वैश्य अशोक का युग था, मतलब धम्म में वैश्विक प्रभाव, ठीक है ना? आते हैं मौर्यकालीन राजनीति। मौर्यकालीन राजनीति बात हम लोग मौर्यकालीन राजनीति क्या बोलते हैं? मौर्यकालीन राजनीति शुरू करने से पहले इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इस लेक्चर को हम लोग क्यों छोड़ते हैं? कि एक यूनिट 2 का आपका मैराथन नहीं है, ये आपका क्या हो गया? डेमो लेक्चर हो गया। यूनिट 2 के लिए मैराथन डेमो हो गया, ठीक है ना? अब आपके 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे आपके यूनिट 2 के लिए, ठीक है ना? यूनिट 2 के लिए सिर्फ 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे आपको, पूरा 3 से 4 यूनिट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना? आपको था पूरा 25 मई तक आपको मिलना है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप कंटिन्यू करो, और सबको शेयर जरूर करना, सबको शेयर जरूर करना, ठीक है ना? और मैं आपसे कहूँ कंटिन्यू फॉलो करो, ठीक है ना? तो आपको यूनिट 2 का डेमो लेक्चर आपको मिल गया है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पूरा आपको यूनिट 2 आपको रिकॉर्ड करके मिल जाएगा, हाँ? पूरा यूनिट 2 आपको एक साथ रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।